तो जो प्राइमरी टर्म्स हैं थर्मोडायनामिक्स की, यूनिवर्स, सिस्टम, सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स, एडियाबैटिक मीन्स इंसुलेटिंग, डायथर्मिक मीन्स कंडक्टिंग, जिससे होके हीट पास हो सके डायथर्मिक, जिससे होके हीट पास ना हो, जिससे हीट पास ना हो सके एडियाबैटिक, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ये भी आपने पढ़ चुके हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब टेम्परेचर दोनों बॉडी का सेम होता है। इस केस में हीट एब्जॉर्प्शन और हीट इमिशन इक्वल हो जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते थे? थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। ये डेफिनेशन आपको 99.9% काम आती है, पर 1% पर्सन जो कि उठा लेगा किसी बड़ी कंपटीशन में, वहां फंस जाओ। इट इज करेक्ट इन 11 कि दो बॉडीज का यदि टेम्परेचर सेम हो तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है। इट इज ट्रू, बट इट इज नॉट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसे समझ लेना बस, ये तो नोट्स में ना तो आएगा और ना तो मैं लिखवाने वाला हूं, बस समझ के दिमाग में रख लेना। नॉर्मली पर्सन एक बार आ चुका है IEEE कि यदि दो बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो तो क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकती है? बेटा यदि दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो तो क्या वह थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकती है? आंसर होगा हाँ, यस। तो अब तक जो बताया उसका पॉइंट हो गया। एक्चुअली थर्मल इक्विलिब्रियम की जो सही डेफिनेशन है वो है कि सभी किसी भी सिस्टम के, गौर से, किसी भी सिस्टम के सभी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यदि कांस्टेंट हो जाए तो वो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉडी ए है एंड देयर इज अनदर बॉडी बी, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2। दोनों सिस्टम अलग अलग है। ये सिस्टम कवर्ड है किसी एडियाबैटिक बाउंड्री से। बाउंड्री आपको पता है ना, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में की जो डिफरेंस करने वाली लाती है, रियल बाउंड्री है। जो एडियाबैटिक है मतलब इससे हीट ना आ सकती है ना तो, और ये दोनों बॉडीज भी आपस में एडियाबैटिक बाउंड्री से सेपरेटेड है, मतलब आपस में इनकी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इस केस में क्या इसका टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। और एग्जैक्टली इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो टाइम के साथ ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कंपैरिजन में सेम रेशियो में हो, इस केस में इसे भी थर्मल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। क्यों? हीट फ्लो नहीं कर रही है। जहां हीट फ्लो ना करे वो थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या यहां पे हीट फ्लो कर रही है? लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होने के बावजूद भी ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। गॉट इट? ये स्पेशल केस कंडीशन है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन है। लेकिन दिमाग में रखना, ये 11th पे तो अगर इसके बगैर आगे बढ़ जाओ चलेगा, लेकिन कॉम्पिटिशन में इसके बगैर आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि कॉम्पिटिशन वहां हिट करती है जहां दो चीज आपको लगता है सिंपल, रखा गया थर्मल इक्विलिब्रियम, सिंपल लगता है। समझ में आया? अब मान लो मैं ये जो बाउंड्री थी जो एडियाबैटिक थी, इसको मैं डायथर्मिक बॉडी बना देता हूं यहां पे। अब यहां पे मैंने जो बीच में सेपरेटर रखा हुआ है ये डायथर्मिक, मतलब इससे हीट ट्रांसफर हो सकती है। अब हीट ट्रांसफर हो सकती है इस केस में इसका टेम्परेचर मान लो कि T2 और T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट का फ्लो क्या होगा? T1 से T2 होगा। कब तक होगा? जब तक इक्वल ना हो जाए, तो ट्रांसफर होता रहेगा, तब तक ट्रांसफर होगा जब तक T1 इक्वल टू क्या हो जाए, मतलब किसके इक्वल हो जाएगा? T के। इस केस में इसका भी T हो जाएगा, इसका भी T हो जाएगा। अब ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। अगर बीच का बाउंड्री यदि डायथर्मिक है तो टेम्परेचर का सेम होना मस्ट है, टेम्परेचर का इक्वल होना मस्ट है। लेकिन बाउंड्री यदि एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर का सेम होना मस्ट नहीं। इज इट क्लियर?
इधर से इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? नाउ किसी बॉडी या सिस्टम टोटल एनर्जी, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी, इसकी टोटल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट? बहुत जल्दी नहीं सोचो। टोटल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सपोज ये चौक, ठीक है, इस चौक को मैंने ऐसे छोड़ा, अब नीचे की चौक यहां पर है, इससे मैं जब यहां से छोड़ा था मोशन में था, इस वक्त चौक जब यहां से मूव कर रहा था, यहां पहुंच रहा था, इस बीच के रास्ते में जब चौक यहां से यहां आया, इस बीच के रास्ते में इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? क्या इसमें मोशन था? मैं बात कर रहा हूं मोशन के भी बॉडी की, मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स को अब जोड़ने का टाइम आ गया है। अभी तक आपने अलग अलग कर लिया, अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेंगे उसमें मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स मिक्स होगी। अभी तक जितने टॉपिक पढ़े उसे प्योर थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, क्योंकि इसके बाद हीट के साथ वर्क का रिलेशन चलने वाला है। तो वैसे पढ़ भी चुके, फर्स्ट ला गया था, किया गया वर्क हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। जो वर्क किया जाता है किसमें कन्वर्ट होता है? हीट में। वर्क किसका टॉपिक था? मैकेनिक्स का। हीट किसका टॉपिक था? दोनों को रिलेट किया ना, फर्स्ट ला थर्मोडायनामिक्स यही तो था। इस बात को समझे। अब यहां पे आपको दोनों के कॉन्सेप्ट लेने पड़ेंगे। तो एक बॉडी जब मूव कर रही थी, मैंने चाक को यहां से यहां छोड़ा बीच में, क्या चाक की मतलब बॉडी में अगर एक पूरा का पूरा सिस्टम है, सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। मैं भी बॉडी के इंटरनल पार्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मतलब बॉडी की बात कर रहा हूं। बॉडी में काइनेटिक एनर्जी थी, प्लस जब चाक यहां पे था बीच वाले रास्ते में, क्या ऐसा पोटेंशियल एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी भी होती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे कितनी होगी? 0। अर्थ से जितना दूर ले जाएंगे, जितना ऊपर ले जाने के लिए वर्क क्या एनर्जी में हो जाता है स्टोर, मतलब ऐसा पोटेंशियल एनर्जी भी थी। और प्लस इसके खुद की इंटरनल एनर्जी भी है, साथ में इसकी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी। और यदि किसी ये मैग्नेटिक फील्ड में है और यदि इसमें कोई चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग सकता है। उस फोर्सेस को तो अभी भूल ही रहे हैं। तो किसी बॉडी में इस कंडीशन में टोटल एनर्जी आप कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी की बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी और इंटरनल एनर्जी ऑफ। मैं ऐसा कुछ करूं कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, क्या करूं? बॉडी को रेस्ट पे करूं। यदि बॉडी रेस्ट पर हुई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? और इसको रेस्ट भी कहां करा दो? अर्थ सरफेस पे करा दो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और मैं सभी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फील्ड्स को खत्म कर दूं, वहां पे किसी प्रकार का कोई रेडिएशन नहीं हो, उस केस में बाकी के फोर्सेस भी 0 हो जाएगी। तब टोटल एनर्जी कितनी होगी? इंटरनल एनर्जी, जो आप अब तक पढ़ते आए। हमने डिस्कशन किसका किया था? इंटरनल एनर्जी, किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में जब आपने माना था, इस बॉडी को रेस्ट पे माना था, उसको इसे टच करा दिया था, एनर्जी से जा रही। समझ में आ रहा है चीज? तो इस केस में आप इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। अब जो इंटरनल एनर्जी है ये दो चीजों से कैलकुलेट की। अब बात करें बॉडी की इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को तब टोटल एनर्जी मानोगे जब ये दोनों एनर्जी 0 होंगी। इस केस में इसके तो मॉलिक्यूल्स होंगे बॉडी के, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और प्लस उन मॉलिक्यूल्स की दोनों मिलकर के बनेगी। समझ में आ रहा हूं? तो ये वाला चीज कब लगानी, क्लियर हो रहा सबको? क्योंकि अभी तक आपने ये वाला पिक्चर देखा था आपने अलग से, और ये वाला पिक्चर मैकेनिक्स में देखा है आपने अलग से। दोनों का रिलेशन क्लियर हो रहा? तो जब आप इसको मान रहे मतलब इन दोनों का आपने क्या मान लिया था? 0। अब जो ये इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो थर्मोडायनामिक्स के मैक्सिमम डेरिवेशन में हम आइडियल गैसेस लेके चलते हैं। आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। काइनेटिक एनर्जी
और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यदि मेरे पास एक चौक है, इस चौक के अंदर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट्स माय कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। यदि मेरे पास लिक्विड या गैस होता तो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते, कौन सी एनर्जी होती? काइनेटिक एनर्जी। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आइडियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है, जो आइटम्स है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? 0। तो आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इस केस में टोटल एनर्जी क्या बदली है? समझ में आ रहा? किसके लिए? आइडियल गैस। तो जब आपसे बोला जाएगा कि आइडियल गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो कहानी पिक्चर पूरी दिमाग में हो तो कंफ्यूज नहीं हो। बॉडी की बात अलग चल रही है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इंटरनल माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स की है। मैंने बोला माइक्रोस्कोपिक, अभी वाले वर्ड को समझो। जो एटम माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक। तो अभी तक आपने थर्मोडायनामिक्स में ये सुना कभी प्रोटॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, चार्ज बहता है, कुछ सुना? नहीं सुना। वो पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें माइक्रोस्कोपिक की स्टडी की जाएगी। थर्मोडायनामिक्स में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाएगी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर आइडियल गैस। यहां तक किसी को डाउट? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो बहुत डिटेल में आपके नोट्स में नहीं आएगा, चार्ट के पैटर्न में आता है। लेकिन उस चार्ट को बनाने के लिए अगर आप उस चार्ट पे आप याद कर लो, या तो एक्चुअली समझे कि चार्ट कैसे बनता है। इट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने के लिए आपको अपने आईक्यू के हाईएस्ट पावर पे, कंसंट्रेशन के हाईएस्ट पावर पे रहना पड़ेगा, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आएगा। क्योंकि सब कुछ आप वो स्टडी करोगे जो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आपको 2D और 3D मोशंस को इमेजिन करना पड़ेगा ब्रेन में। दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए अपने आप को फुली कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पहले समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास, चलो इसी को लेके चलते हैं। पहले एक छोटा ऑब्जेक्ट लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है किसी गैस का, किसी आइडियल गैस का एक मॉलिक्यूल है। किसी आइडियल गैस का नाम बोलो, हीलियम, ठीक है ना। अब मेरे पास हीलियम का एक मॉलिक्यूल है। हीलियम अकेला रहता है कि ग्रुप में रहता है? आप जब केमिस्ट्री में हीलियम लिखेंगे तो हीलियम ऐसे लिखेंगे कि He2 कभी लिखा है? लेकिन आप ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? 4 हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? H2। नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं? ये डाई एटॉमिक गैस है। These are diatomic gases। इन गैसेस के मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बने? 2 से। लेकिन हीलियम कैसी गैस है? मोनो एटॉमिक गैस। समझ में आ रहा? हीलियम इज अ मोनो एटॉमिक गैस और दिस इज डायटॉमिक गैस। लेकिन वाटर की जो स्ट्रीम है वो ट्राई एटॉमिक, H2O। कितने एटम है उसमें? 3। तो मोनो एटॉमिक मतलब जिसमें एक ही एटम है। डायटॉमिक मतलब, ट्राई एटॉमिक मतलब ट्राई, 3 या 3 से ज्यादा वाले को पॉली एटॉमिक भी बोल सकते। मैं बात कर रहा हूं फिलहाल मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के केस में एक ही एटम है, सपोज लो ये एटम है। अब दिमाग नहीं लगाना, इमेजिन करना, नहीं तो बोलोगे सर एटम ही दिखाओ हमको। तो लो दिखा दिया, दिखा गया? नहीं दिखेगा ना। मान लो ये क्या है? एटम। इसमें कितने पॉसिबल मोशन हो सकते हैं? इट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम यानी जानते हैं ना, किधर मूव कर सकता है, किधर भी जा सकता है। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? इस केस में अगर मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दिस इज वाई डायरेक्शन, किसको डाउट? दिस इज और दिस इज, ये वाला एक आएगा ना। ये एक्सेस समझ में आई सबको? एक्स वाई जेड। ये मॉलिक्यूल एक्स में वो कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? अभी 1। वाई में वो कर सकता है, कितनी हुई?
और जेड में मूव कर सकता है। दीज आर ट्रांसलेशन मोशंस, मतलब वो स्पेस में तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब मोनो एटॉमिक तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेकिन ये गारंटेड है क्या कि जब ये चलेगा तो रोटेट नहीं करेगा? जब ये जा रहा था ऐसा नहीं, रोटेट करते हुए भी जा सकता है। मतलब अभी तो आपने देखा ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन भी तो हो सकता है, राइट? रोटेशन को मतलब रोटेटरी मोशन के लिए क्या कैलकुलेशन आता है? अच्छा, वेलोसिटी निकालनी है कि आपको, आप मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था, पहले लीनियर मोशन पढ़ा था, लीनियर मोशन सबने पढ़ा था, याद है? तो लीनियर मोशन के केस में अगर आपको v कैलकुलेट करना हो, कैसे करते हैं? फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हो? 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी थी ना। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली टोटल एनर्जी भी आपने मानी कि नहीं मानी? किसी आइडियल गैस के लिए आपने क्या बोला? उसकी टोटल एनर्जी जो है क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे निकालते हैं। तो ये जो वेलोसिटी थी, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्या वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है? तो इस केस में इसके तीन डायरेक्शन हो सकते हैं, vx, vy और vz। इसलिए इस एनर्जी की जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तीन डायमेंशन हो सकते हैं, vx, vy और vz। अगर मैं आपको एक्सिस के रूप में दिखाऊं, ये x है, ये y है और ये z। सपोज ये वाला मॉलिक्यूल एक्चुअली जो z बनाया है मैंने, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। समझ में आ रहा है सबको? क्लास में हो? क्लास में हो? दिस इज x, दिस इज y एंड z ऐसा है। लेकिन मैं यहां ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए इधर किया हुआ है। पावर ऑफ इमेजिनेशन यूज करना। अब z ऐसा है, समझ में आ रहा? नो, ये वाला मॉलिक्यूल यहां रखा है, इमेजिन कर रहे हो? इसका x से कोई डिस्टेंस होगा कितना? यहां से यहां तक। इसका y से कोई डिस्टेंस होगा और इसका z से यहां से भी कोई डिस्टेंस होगा। अब वो इधर गया तो उसको आपको तीनों कंपोनेंट बताने पड़ेंगे। इट मीन्स इसके पास एनर्जी तीन प्रकार की होगी। काइनेटिक एनर्जी के तीन लेवल्स होंगे। कौन कौन से? 1/2 mvx का स्क्वायर, 1/2 m और 1/2। जब रोटेशन करेगा मॉलिक्यूल तो उसकी रेडियस बहुत छोटी होगी, क्योंकि यदि आप रोटेशन कैलकुलेट करते हैं तो इस इक्वेशन को रोटेशन के लिए क्या लिखते थे बताओ जरा मुझे? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। सुना है तो ऐसा? I पर पढ़ा क्यों ना हो फिर इतने हाई लेवल पे? जल्दी नहीं पता। ओमेगा बेटा यहाँ पे मास है तो यहाँ पे क्या होगा? ये वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, और मास किससे रिप्लेस होता है? आई क्या है? इरिटेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, इनर्शिया है, क्या है? मैं एक्चुअली आपको जो डाटा देने की कोशिश कर रहा हूँ, मान के चलो कि मैकेनिक्स बहुत अच्छे से सीख लिया आपने, तो समझ में आएगा। ये नहीं पता आपको कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, सीधे चार्ट नोट करा देता हूँ। नोट्स में केवल चार्ट याद करेंगे, जो याद करना पड़ेगा। समझना है तो ये सब पता होगा। इनर्शिया क्या होता है पता है? इनर्शिया क्या होता है पता है? हाँ। अगर रेडियस बहुत छोटी होगी तो उसकी वैल्यू आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसलिए जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी को आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं। दैट्स व्हाई इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। लेकिन यदि कोई गैस डाई एटॉमिक हो, मतलब कि वो दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी, जैसे कि मान लीजिए O2, ठीक है ना, ऑक्सीजन। O2 के दो मॉलिक्यूल्स होंगे, पहला
डायटॉमिक होंगे, दो एटम्स होंगे। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दो एटम्स होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे। मान लो ये वेटलेस बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड है, इस केस में इसमें कितने मोशन हो सकते हैं? ये एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, ये वाई डायरेक्शन में जा सकता है और ये जेड डायरेक्शन में जा सकता है। मतलब इसके ट्रांसलेशन के मोशन कितने होंगे? 3। इसके बाद मैं रोटेशन की बात करूं, सपोज देखिए इससे समझ, रोटेशन की बात करूं, मान लो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लगा, एक एटम लगा, यहाँ पे एक एटम लगा, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है। ट्रांसलेशन 3 होगा, एक्स में ऐसे जाएगा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई? 3 इसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। लेकिन साथ में इसमें रोटेशन भी होगा। जब ये ऐसे जा रहा था तब ये ऐसे घूमते घूमते भी जा सकता है, जा सकता है ना। जब ये ऐसे जा रहा था ऐसे घूमते भी जा सकता है। रोटेशन की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 2। समझ में आ रहा? तो 3 हुआ किसका? ट्रांसलेशन वाला मोशन। और रोटेशन के कितने निकले? 2। एक और हो सकता है, ये जब जा रहा था तो ऐसे घूमते जाए, लेकिन इस केस में रेडियस कितनी होगी? बहुत छोटी। देखो जो रोटेशन कर रहा है बॉन्ड की रेडियस कितनी होगी? छोटी। इसको आप नेग्लिजिबल मान लेंगे। मतलब ये वाले रोटेशन को काउंट करेंगे, ये वाले रोटेशन को काउंट करेंगे और ये वाले रोटेशन को काउंट नहीं करेंगे। इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 + 2 कितनी हो जाएगी? 5। किसके लिए? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा? इसी प्रकार से ट्राई एटॉमिक के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। या तो वैसे निकालो या सीधा सीधा एक फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हो। यहां तक मैंने जो समझाया समझ में आया सबको? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो इसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दें, उससे क्या वही निकलेगा जो आप इमेजिनेशन से निकालोगे। इसे नोट कर लेना। F equals to 3n minus k। F equals to 3n minus k। यहाँ पे n होगा, नोट कर लो, ये नोट्स में नहीं मिलेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, पुट द हेडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लिख लें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिख लें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन in which number of independent direction in which a system can have number of independent direction in which a system can have motion are called the number of degree of freedom, the number of degrees of freedom, number of degrees of freedom of that system, we can calculate degree of freedom, ब्रैकेट में लिख लेना f, डिग्री ऑफ फ्रीडम ब्रैकेट में लिख लेना f with following expression। We can calculate degree of freedom with following expression। इसे नोट कर लें, f equals to 3n minus k। इसमें n है, number of particles in the system, n है number of particles in the system, और k है number of
independent relations, number of independent relations between the particles. और F यहां पे है अब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए। तो पहला पॉइंट डालें डिग्री ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट पॉइंट, इस हेडिंग का फर्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम of monoatomic gases. Monoatomic gases. मोनोएटॉमिक मतलब लिख सकते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे कौन से मोनोएटॉमिक। (3n-1) मोनो एटॉमिक गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? तो n की वैल्यू कितनी होगी? अब एक पार्टिकल की उससे खुद की क्या रिलेशन होगी? तो k कितना होगा? 0। एक ही तो पार्टिकल है तो रिलेशन तो होगा ही नहीं ना किसी से। इस केस में f कितना हो जाएगा? 3 × 1 - 0। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? इट मींस मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। नोट कर लें, ये सभी के लिए होगा। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन लिख लेना। जिन गैसेस के मॉलिक्यूल्स में 1 ही एटम। कहीं कोई डाउट किसी को? अब सेकंड लिखे, सेकंड पॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ डायएटॉमिक गैसेस। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायएटॉमिक गैसेस, ब्रैकेट में लिख सकते हो O2, N2, H2 या CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी डायएटॉमिक गैसेस है। N2, O2, H2, CO एक्सेट्रा। अब बेटा देखो यहाँ पे दो एटम्स के बीच में रिलेशन है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, दो पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में रिलेशन कितना है? 1। मतलब k की वैल्यू कितनी होगी? 1। वैल्यू पुट करो, f इक्वल्स टू 3 × 2 माइनस f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? नोट्स में केवल वैल्यूज आएंगी, एक्सप्लेनेशंस नहीं आएगा कि कैसे आ रहा है। मतलब ये सारा जो आप लिख रहे हैं नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये समझ लेना, अगर किसी ने वाले इसकी हायर स्टडी की तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर ने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब कैलकुलेट करते हैं, हमने इसमें क्या शामिल किया था? ट्रांसलेशन मोशन, और हमने शामिल किया था रोटेशन मोशन। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, जब एटम्स आपस में वाइब्रेट भी करते हैं, तब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्म आता है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो केवल हाई टेम्परेचर पे होता है, उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, अदरवाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता, इसमें 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता एट हाई टेम्परेचर। अभी हमने नॉर्मल टेम्परेचर के लिए कैलकुलेशन किया है, जिसमें आपने ट्रांसलेशन मोशन को लिया है। ट्रांसलेशन मतलब x, y, z और रोटेशन 2 प्रकार से। तीसरे रोटेशन को छोड़ दिया था क्योंकि r की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए हमारी वैल्यू कितनी आई? 5।
चाहे मैथमेटिकली निकालो चाहे कॉन्सेप्ट से निकालो। अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ऐसे वाइब्रेट करने लगेंगे। इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है हाई टेम्परेचर के लिए। अब कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राई एटॉमिक गैसेस। नंबर 3 डालो, पॉइंट नंबर 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ ट्राई एटॉमिक गैसेस। अब जो ट्राई एटॉमिक है ना, इसमें 2 चीजें हो सकती है। एक क्या हो सकता है, एटम्स ऐसे कनेक्टेड हो, बहुत अच्छे से समझ, ठीक है, एटम्स ऐसे कनेक्टेड हो, क्या लीनियर या नॉन लीनियर? ये स्ट्रक्चर लीनियर कहलाएगा कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। लेकिन ये तीनों ऐसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ये क्या कहलाएगा? मतलब ट्राई एटॉमिक के केस में 2 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, लीनियर और, दोनों ही केसेस में आपको अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा। ओके, तो आपने क्या लिखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राई एटॉमिक गैसेस। उसमें पहला पॉइंट डालो, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि H2O, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, या सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। इसके एग्जांपल, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी, गौर से देखें, n की वैल्यू कितनी है? 3। n की वैल्यू 3 है, मतलब मैं कितना पुट कर दूं, f इक्वल्स टू 3, मैंने लिख लो n इक्वल्स टू 3। k की वैल्यू कितनी देखो, 1 2 3, रिलेशन कितने हैं? 3। f इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 3, कितना आ गया? 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स फॉर ट्राई एटॉमिक गैसेस विथ कॉन्फ़िगरेशन नॉन लीनियर इज 6। अगर लीनियर हो तो आप थर्ड पॉइंट का सेकंड पॉइंट डालो, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नोट कैसे, ये क्लियर है कि नहीं? अब लीनियर मॉलिक्यूल मतलब ऐसा होगा, इस केस में n कितना होगा और k कितना होगा, तो बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? लीनियर मॉलिक्यूल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कितना आ गया? These are linear molecules. इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर है सबको? डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि हम काइनेटिक एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकें। तो इंटरनल एनर्जी 3 डायरेक्शन में हो सकती थी, ट्रांसलेशन के केस में x, y और z, और साथ में रोटेशन कर सकती थी। हमने रोटेशन और ट्रांसलेशन को शामिल किया है, वाइब्रेशन को शामिल नहीं किया है, वो हाई टेम्परेचर पे हो। नीचे नोट करके लिख लो, at high temperature अगर अपन हाई टेम्परेचर बोल रहे हैं इसका मतलब होगा अप्रॉक्स 5000 केल्विन की बात कर रहे हैं। इस टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स has 2 additional degree of freedom
to additional degree of freedom due to vibrational motion. Due to vibrational motion. Now the time for specific heat, ये भी आपने पढ़ा हुआ है. याद है स्पेसिफिक हीट क्या मैंने बताओ? स्पेसिफिक हीट 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी देना पड़ेगा? हाँ, बैठो. अब यहां पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस. ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस लिखिए. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. आराम से समझना, अच्छे से समझना. सपोज किसी कंटेनर में कोई गैस रखी हुई है, यहां गैस रखी और मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है. ठीक है, मतलब मुझे इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना कर देना है? 1 डिग्री सेल्सियस. या राइज इन टेम्परेचर कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस. तो मुझे कुछ हीट देनी पड़ेगी. इस केस में इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा कि बदल जाएगा? कंटेनर फिक्स है ना, वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट. अच्छे समझना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट को डिनोट किया जाता है C फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए V. तो जब भी CV दिखे मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. गॉट इट? लेकिन एक और केस हो सकता है, क्योंकि आप गैस की स्टडी कर रहे हैं कि मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि प्रेशर ना बदले, क्योंकि यहां पे प्रेशर चेंज हो जाएगा. टेम्परेचर बढ़ाया आपने, वॉल्यूम उतना ही, क्या बढ़ जाएगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. समझ में आ रहा हूं? अरे काइनेटिक एनर्जी बनेगी तो मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से भागेंगे, ज्यादा जोर से मारेंगे ना. प्रेशर क्या है? ये मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं यहां से वहां. आपने बैलून को फुलाया, अगर उसमें एयर नहीं थी बैलून में तो कुछ नहीं, जैसे आपने बैलून में एयर डाली ये फूल जाता है. क्यों फूलता है? गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी दीवार को हिट करते हैं, तेजी से भागते हैं इधर उधर, तो दीवार को हिट करते हैं, हिट की वजह से वो फैला रहता है. गॉट इट? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और तेजी से मारेंगे, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. या तो वॉल्यूम चेंज होगा या तो प्रेशर चेंज होगा. यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? प्रेशर. वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ. लेकिन इस केस में प्रेशर उतना ही होगा, चेंज क्या हो जाएगा? वॉल्यूम. तो मुझे अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है, टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस. तो मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट देना पड़ेगा, किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पे. तो मैं उसे क्या लिखूंगा? C. कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे जितनी हीट देना पड़ेगा उसकी स्पेसिफिक हीट होगी. तो गैस के लिए स्पेसिफिक हीट के 2 टर्म्स हैं, CV और CP. क्लियर हुआ सबको? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ते आना चाहिए, और एट कांस्टेंट प्रेशर. पूरा कैसे बोलोगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. एकदम क्लियर? तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं. नंबर 1 लिखो. पहला लिखो CV. फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें CV. हाँ, हेडिंग है. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, पहला लिखो CV, इसके ब्रैकेट में लिखना स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम.
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके डेफिनेशन नोट्स में आ जाएगी। अब लिखो Cp, specific heat of gas at constant pressure, specific heat of gas at constant pressure। सीधी सरल से भाषा में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे जितनी हीट देना पड़ेगा कांस्टेंट प्रेशर पे इट इज Cp और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इट इज Cv। इसके बाद थर्ड, अमाउंट ऑफ हीट, पॉइंट नंबर थर्ड, amount of heat required to rise the temperature, amount of heat required to rise the temperature by delta T, rise the temperature by delta T of n mole gas at constant volume, अच्छे से समझना। जो हीट हम दे रहे थे, चेंज इन हीट, जो सिस्टम को हीट दे रहे थे उसे आपने बोला था कांस्टेंट वॉल्यूम बोला ना, Cv किसके लिए था? 1 मोल गैस के 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे 1 की वैल्यू किसकी, अमाउंट ऑफ गैस की, और 1 वैल्यू थी टेम्परेचर की। पर यहाँ वैल्यू कितनी दे दिया उसने, डेल्टा टी। कितनी गैस के लिए, इक्वेशन क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा? यहाँ पे n क्या है, एट मोल ऑफ गैस, Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी क्या है, 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीमेंट, राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। नोट किया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, amount of heat required to rise the temperature by delta T of n mole gas at constant pressure, क्या हो जाएगा बोले, नोट कर लें। डिग्री आता है तो क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम सबको क्लियर हुआ? आप डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया, जिसको समझ में नहीं आया वो भी निकाल सकता है, और जिसको समझ में आया विदाउट एक्सप्रेशन के इमेजिनेशन से भी निकाल सकते हैं। आप दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंफर्म? इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं आफ्टरनून में। थैंक यू।